आज हम पहुंचे हैं श्री वैभव वालिया जी के यहाँ पर और जानते हैं उनसे कुछ सवाल। सर नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखा जा रहा है जिस तरह से आज आप आपके यहाँ पर हम आए हैं और ये भी एक बात सत्य है कि आपने पहले भी चुनाव की तैयारी की है और अब फिर धर्मपुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या समस्या और मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप आगे आएंगे? देखिए, धर्मपुर विधानसभा उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा है। सबसे ज़्यादा मतदाता इस विधानसभा में निवास करते हैं और जो मतदाता हैं वो अमूमन मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले जो हैं उस पृष्ठभूमि के मतदाता ज़्यादा हैं। ऐसे मतदाता जो होते हैं उनकी सरकार के प्रति जो है एक आशा होती है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, हम जो है अपना विधायक चुनते हैं तो उससे अपेक्षा रहती है कि वो मूलभूत सुविधाएं कम से कम हमारे लिए उपलब्ध कराए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर आप विधानसभा के अंदर घूमेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के चहुमुखी विकास और डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार की सच्चाई धरातल पे आपको बिल्कुल दावों से विपरीत दिखाई देगी। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे विधायक जी को टूटी सड़कों वाला विधायक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आज भी जब मैं स्कूल में था तब ये बातें होती थी कि आप रोड बिजली पानी राजनीति के मुद्दे हैं। अब मैं बड़ा हो गया, हमने पढ़ाई पूरी कर ली, हमने कारोबार कर लिया, हम अब खुद राजनीति में आ गए, हम चुनाव लड़ने लगे। अभी भी जो लोग हैं वो टूटी सड़कों में चलने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हमारे जो विधायक हैं वो मदमस्त हैं, उन्हें जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आज भी इस विधानसभा के अंदर लोग टूटी सड़कों में अपने गोडे और अपनी कमर तुड़वाने के लिए मजबूर हैं। सर जानना चाहेंगे, जिस तरह से 22 वार्ड आप देख रहे हैं तो इन 22 वार्डों में आपने क्या सबसे ज्यादा समस्याएं देखी हैं जो कि आपने? प्रत्येक वार्ड के अंदर आप देखेंगे कि गंदगी प्रत्येक वार्ड के अंदर एक गंभीर समस्या है। बारिशों में पानी सड़कों पे भरना, लोगों के घरों में जाना एक बड़ी समस्या है। नशाखोरी, क्योंकि बेरोजगार आपने सारे लोगों को रखा हुआ है तो नशाखोरी की समस्या इतनी बड़ी है कि हर वार्ड में नशा बेचा जाता है। और क्या आप विधायक जी नशा बेचना नहीं रुकवा सकते हैं? लेकिन उनकी नीयत नहीं है, रुकवाना नहीं चाहते हैं। महंगाई से लोग इतना परेशान हैं कि आप जब कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए का सिलेंडर होता था और 10 रुपए भी बढ़ जाते थे तो भाजपा वाले सिलेंडर सर पे रख के डांस करते थे। आज 1000 रुपए का सिलेंडर ब्लैक में लोग 2500 रुपए में लेने के लिए मजबूर हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपने स्टेप भूल गए हैं? वो पेट्रोल जो हमारे टाइम पे 64 रुपए का मिलता था वो आज 100 रुपए के भी पार है और वो भी प्योर नहीं है। 100 रुपए के पार भी जो आप तेल दे रहे हो उसमें भी आप मिलावट करके दे रहे हो, वो मिलावटी तेल है, उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। बच्चे जिस तरह से सड़कों पे हैं, अभी हमने देखा जंतर मंतर में जो हाल हुआ, लड़कियों को मर्द पुलिस वालों ने बेरहमी से पिटाई की। क्या वो बच्चे जो हैं इस देश के भविष्य नहीं है? क्या वो सरकार जो है वो जिम्मेदार नहीं है? जो अगर विरोध की जरा सी भी आवाज, बच्चों की आवाज भी आप नहीं सह सकते हो तो कितनी कमजोर सरकार हो आप। सर जिस तरह से भी आपने बताया नशे का कारोबार धर्मपुर की विधानसभा में नहीं पूरे उत्तराखंड में इस तरह से फैला हुआ है, जहां कहीं भी अगर देखा जाए तो नशे के कारोबारी बहुत तेजी से नशा बेच रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे या खुद अगर आप चुन के आते हैं तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी इस पे कार्रवाई करने? देखिए, हमारी बिल्कुल प्राथमिकता है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज जो है नशाखोरी उत्तराखंड के अंदर एक गंभीर समस्या बन चुकी है और इसका एक बड़ा कारण बेरोजगारी भी है कि नौजवानों को आपने जो है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि वो परेशान हैं और आप जो है उनको कोई उनकी जो ऊर्जा है उसको कहीं सकारात्मक दिशा में नहीं लगा रहे हो तो उसके बदले आप उनको नशे में डुबो के उनको जो है जीवन उनका बर्बाद कर रहे हो, जाने बेकार कर रहे हो, प्रदेश बेकार कर रहे हो। इस समस्या का निदान बहुत जरूरी है और उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। नशा ऐसे खाली इंडिपेंडेंटली नहीं रोका जा सकता है। आपको जो है अपनी उन लोगों की ऊर्जा को सही दिशा में लगा के नशे के कारोबार पे भी पैरेलली आपने रोक लगानी पड़ेगी। ये सारा जो है समावेशी विकास जब तक प्रदेश के अंदर नहीं होगा, जब तक प्रदेश को जो है आप वापस से प्रगति के पथ पे अग्रसर नहीं करोगे, ये सारी बातें बेमानी होंगी। इस विधानसभा के अंदर एक भी बच्चों के खेलने का ग्राउंड नहीं है। ये विधानसभा में कई जगह पे फुटबॉल में रुचि रखने वाले बच्चे हैं, क्रिकेट में रुचि रखने वाले बच्चे हैं, लेकिन कोई ग्राउंड नहीं है। धूल मिट्टी की समस्या से विधानसभा के अंदर लोग परेशान हैं, ट्रैफिक जैम की समस्या से लोग परेशान हैं। देहरादून के अंदर ट्रैफिक की परेशानी इतनी हो गई है कि आपने दिल्ली से देहरादून लोगों को लाने के लिए एक बड़ा पुल तो बना लिया लेकिन शहर के अंदर कोई काम नहीं किया। अगर आप जो है 3 BHK के घर में
100 लोगों को बुला लेंगे तो वो 100 लोग भी परेशान होंगे और आप भी ढंग से नहीं रह पाएंगे। ये स्थिति आपने देहरादून की कर दी है। सैटरडे संडे को सड़क पे चलना मुश्किल है। आपने जो है देहरादून के अंदर कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल कर दिया है कि बड़ी बड़ी दोपहरी किसी लड़की का गला काट दिया जाता है, किसी को गोली मार दी जाती है। और हद तो तब हो जाती है, हमारे यहाँ सेना में सेवा दे चुके ब्रिगेडियर जोशी सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो 2 गाड़ियां आपस में चेस कर रही हैं, पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी पे गोलियां बरसा रही है और वो गोली ब्रिगेडियर जोशी को लग जाती है। तो बुरा हाल इस प्रदेश का हो चुका है। हर तरह से अंकिता भंडारी का मामला प्रदेश पे तौमतें लगाता है। प्रदेश के अंदर पेपर लीक इतना बड़ा समस्या है, उसकी सीबीआई जांच हो रही है, कोई भर्ती जो है सरकार पूरी नहीं कर सकी है। मैं कह रहा हूं मतलब इससे भ्रष्ट और इससे ज्यादा निकम्मी और इससे मक्कार सरकार इस प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं रही और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे चुनाव आए और इसको भगाएं। जिस तरह से भी आपने बताया पेपर लीक का मामला, जंतर मंतर में देखा गया, वहां पर बहुत सारे पुलिसकर्मी थे लेकिन उनके नंबर प्लेट नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वो बच्चों पे बेरहमी से अत्याचार कर रहे थे? देखिए, पेपर लीक आप जब करते हो तो आप जो है बच्चे की उम्मीद को तोड़ देते हो। बच्चा जो है वो मेहनत कर रहा है, साल भर एक बच्चा जो मेहनत करता है उसका पूरा परिवार उसमें मिल जाता है, पूरा परिवार मेहनत करता है। देहरादून की ही एक बेटी, यही हमारी ही विधानसभा की एक बेटी रिया कुमारी थापा, राजेश मल भाई की बेटी, जो सेना में कारगिल वॉर का हीरो है राजेश मल, उसकी बेटी राजा राम मोहन रॉय से 97% लाके पास करती है 12वीं कक्षा। 97% से ज्यादा आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? उसके बाद वो डॉक्टर बनना चाहती है, पेपर की तैयारी कर रही है, पेपर पूरा साल तैयारी करती है, उसका पेपर अच्छा होता है, आप पेपर लीक कर देते हो। वो बेचारी जो है वो मायूस हो जाती है, वो हौसला तोड़ देती है, अपने घर की खिड़की से लटक के वो जान दे देती है। उसका बाप रोते बिलखते मुझसे कहते हैं कि भाई ये लड़की ने, मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, सिस्टम ने मेरी बेटी का मर्डर किया है। पूरा देहरादून खड़ा होता है, उनके लिए आंदोलन होते हैं और फिर दिल्ली में भी वो लोग जाते हैं और आप देखते हैं कि दिल्ली में जैसे जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है, लेकिन किन हालातों के बाद होता है, जब सारा देश सड़कों पर उतर गया, जब आपने जो है पुलिस की इतनी बर्बरता, आपने कहा नेम प्लेट नहीं लगाई, आप बिना वर्दी के पुलिस वाले जो है बच्चों को पीट रहे थे। नेम प्लेट तो छोड़िए, सिविल ड्रेस में लोग जो है गुंडे बन के बच्चों पे ऐसे बेरहमी से पिटाई कर रहे थे जैसे वो कोई बच्चे ना हो, आतंकवादी हो। तो जो हाल इस देश का हो चुका है वो मतलब सोच से परे है। सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र को डंडा तंत्र में कन्वर्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और अब इनका मतलब एक बोलते हैं ना कि इंतहा हो चुकी है, तो इंतहा हो चुकी है इनके जुल्म की, इनके सितम की, इनके भ्रष्टाचार की, इनकी मक्कारी की। और अब जो है पाप का घड़ा भर चुका है, फूट चुका है, इनका अब जो है जाने का टाइम आ चुका है। जिस तरह से आप एक युवा है, अपने युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे अगर आप चुन के आते हैं तो जिस तरह से रोजगार के लिए वो? देखिए, युवा को आपने, एक बच्चा पढ़ाई करता है, आपने शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी, आपने शिक्षा का बजट पूरी तरह से जो है आधे से भी कम कर दिया, सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए। बंद क्यों हो गए? क्योंकि जो है आप शिक्षा का जब बजट कम कर देते हैं तो सरकारी स्कूलों में जो पैसा जाना होता है वो पैसा कम हो जाता है। वो पैसा कम होने की वजह से कई स्कूल बंद हो जाते हैं, जो चलते भी हैं वो बद से बदतर स्थिति में चलने के लिए मतलब मजबूर हो जाते हैं। हमारे ही विधानसभा के अंदर बंजारावाला के अंदर स्कूल है, आप वहां जाके देखेंगे टीन शेड में इतनी भरी गर्मी में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर थे, एक सफाई कर्मचारी की भी व्यवस्था नहीं थी। वही बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो लेटरिन भी खुद ही साफ कर रहे हैं। आप मतलब बच्चों को इतनी गर्मी में टीन शेड में उस माहौल में क्या पढ़ा लोगे? और अगर वो खुद ही सफाई करेंगे तो क्या वो पढ़ेंगे? ये स्थिति आपने सरकारी स्कूल की कर दी है कि कोई भी स्वाभिमानी आदमी फिर ऐसी स्थिति में अपने बच्चे को वहां भेजने से बचता है। आप तो ये शिक्षा व्यवस्था का हाल है। प्राइवेट स्कूलों में अगर एडमिशन कराने देहरादून के अंदर जाते हैं तो बच्चा छोड़िए, माँ बाप का भी इंटरव्यू लिया जाता है। अगर कोई माँ बाप मतलब अनपढ़ है या बेचारा गरीब है तो क्या उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है? शिक्षा व्यवस्था जब तक बच्चा बड़ा होके आता है तो ये स्थिति होती है। फिर जब वो नौकरी, किसी भी अच्छे से अच्छे प्राइवेट कॉलेज से आप बच्चे को पढ़ा लीजिए, कोई नौकरी की गारंटी नहीं है कि उसको नौकरी मिलेगी। कोई कॉलेज कह दे कि भैया हमारे यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो गारंटी है कि उसको 100% नौकरी मिलेगी, कोई कॉलेज नहीं कह सकता है। तो युवाओं को तो इस देश पे बोझ समझती है ये सरकार। युवाओं को तो देश के लिए कोई भी की योगदान है कि ये हमारे देश की एक पूंजी है, इस तरह से देखती ही नहीं है। तो बहुत मतलब बड़ी व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं कि जब तक देश में से ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जाएगी, सिर्फ प्रदेश की एक विधानसभा सीट के बदलाव से नहीं, सिर्फ प्रदेश की सरकार के बदलाव से नहीं, देश भर में से जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी और कोई युवाओं की सोच रखने वाला प्रधानमंत्री, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिलेगा, तब तक ये व्यवस्था में परिवर्तन मुश्किल है। जिस तरह से अभी आपने बताया अंकिता भंडारी जी के बारे में,
तो मोदी जी एक तरफ तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ इतने अत्याचार बेटियों पे हो रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मैं अभी एक कार्यक्रम में था तो एक बेचारी बिटिया ने हमसे बहुत अच्छी बात कही जो मेरे दिल को बहुत छुई। हमने उनसे कहा, जब हम ये बात कर रहे थे तो उसने हमसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वास्तव में अगर आप बेटियों को बचाना चाहते हो तो इन नेताओं को पढ़ाओ। जो नेताओं को बिल्कुल भी ये वो नहीं है कि भाई आप जो है इन नेताओं से बेटियों को बचाओ। तो ये आपने जो है राजनीति का स्तर ये कर दिया है। अंकिता भंडारी का मामला उत्तराखंड के ऊपर एक तौमत है, एक धब्बा है, एक दाग है पूरे प्रदेश की जो एक छवि थी कि हमारे को लोग बहुत संयम से और भले शरीफ लोगों को जाना जाता है कि उत्तराखंड में बहुत ही जो है सभ्य लोग रहते हैं, सांस्कृतिक लोग रहते हैं, और इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड के अंदर कभी सुनने में नहीं आती थी जैसी घटना उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी का मामला है कि एक लड़की बेचारी जो जरूरतमंद परिवार की लड़की आपके यहाँ काम करने के लिए आती है, आप उसको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देने के बजाय उस पर इतना घिनौना काम करने के लिए दबाव बनाते हो, और जो व्यक्ति उसमें संलिप्त होता है, मैं कहता हूँ वो भले आपकी पार्टी का हो, लेकिन कम से कम इतने घिनौने कृत्य में तो आप उसका बचाव मत कीजिए, कम से कम इतने घिनौने कृत्य में तो आप उसको प्रोटेक्ट मत कीजिए। एक व्यक्ति को आप सजा नहीं दे सकते हो, अगर वो आपकी पार्टी से संबद्ध है और इतना घटिया काम करता है तो कम से कम उसको तो सजा दे के एक नजीर पेश करो, आप एक एग्जाम्पल सेट करो। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उस बेटी को न्याय देने के बजाय अपने नेता को बचाना जो है ज्यादा जरूरी समझा, और आज सीबीआई जांच के नाम पे भी जो है सीबीआई वो जांच भी तब की गई जब इतने हजारों प्रदर्शन हुए, लेकिन उस सीबीआई जांच से भी कुछ निकल के अभी तक आया नहीं, और मुझे लगता नहीं है चुनाव से पहले उसको न्याय मिलेगा। जब उत्तराखंड के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा तो कांग्रेस की सरकार ही अब इस मामले में भी अंकिता भंडारी को न्याय देगी। जिस तरह से देखा जा रहा है श्री धामी जी ने जिस का बिल प्रमाणित किया, तो आपकी क्या राय है, क्या ये सही है? कुछ नहीं है, ये सब जो है लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिशें हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, जिहाद शब्द का उपयोग पूरे देश में कोई भी भारतीय नागरिक इतना नहीं करता है जितना पुष्कर सिंह धामी करता है। किसी को जो है इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। अगर आप जो है पुष्कर धामी एक तरफ से इस तरीके की बातें करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से अपने प्रचार में हजारों करोड़ रुपए हर साल लगाते हैं। 1000 करोड़ रुपए एक साल में विज्ञापन दिए जा रहे हैं उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। अगर वो 1000 करोड़ रुपए से आप रोजगार देने लगोगे तो सैकड़ों नहीं हजारों नौजवानों को आप रोजगार दे सकते हो, लेकिन उनकी प्राथमिकता प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी देने की नहीं है। उनकी प्राथमिकता अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपने मक्कारी को बचाने के लिए, अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए झूठे विज्ञापन, फर्जी विज्ञापन देने की है। उसके लिए वो हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वो हम सब ने देखा है। इस सरकार के बारे में बात करेंगे हम, पूरी रात निकल जाएगी। इनके इतने कुकर्म है कि जो है, लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। प्रदेश के नेता जहां जा रहे हैं वहां उनका विरोध हो रहा है, मंत्रियों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं और इंतजार कर रहे हैं। भू कानून के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भू कानून, मैं कह रहा हूं प्रत्येक मुद्दे पे सरकार ने कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई है। प्रदेश की संस्कृति को, प्रदेश की विचारधारा को, प्रदेश के लोगों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया है। प्रदेश के अंदर आज सारे जो है ठेके किसको मिल रहे हैं आप देखिए, प्रदेश के अंदर सारा जो बजट है वो किसको एलोकेट हो रहा है वो देखिए, कौन लोग हैं जो यहाँ पे दलाली कर रहे हैं। अभी हमने देखा देहरादून के अंदर जो पुल है, 16 दिन भी नहीं चला, 16 करोड़ रुपए से मरम्मत से बनाया हुआ वो पुल, 1 साल आपने उसकी मरम्मत में लगाया, और जब बनाया भी तो 16 दिन में वो पुल के अंदर इतना बड़ा गड्ढा हो गया। वो गड्ढा नहीं है, वो सरकार की जो झूठे दावे हैं उनकी पोल खोलता हुआ गड्ढा है। और यही उत्तराखंड की सरकार की हकीकत है। किसी भी मुद्दे पे सरकार ने जनता के हितों का, जनता के विश्वास के साथ में विश्वासघात किया है, उनके हितों के साथ में विश्वासघात किया है, उनके विचारों के, उनकी भावना के साथ में विश्वासघात किया है। अगर स्मार्ट सिटी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, आपने देखा ही होगा जगह जगह गड्ढे हैं, अभी बारिशें चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया? वो पूरा होगा ही नहीं। स्मार्ट सिटी जो है देहरादून को बनाने के नाम पे इन्होंने जो है बोर्ड लगा के भ्रष्टाचार किया। हमने देखा कि एक रंग के बोर्ड लगाए गए, उसी के नाम पे भ्रष्टाचार किया गया। ये स्मार्ट सिटी में परिवर्तन किया गया। आप जो है सारे के सारे आपके जो है सड़कों में गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, जल भराव की समस्या है। स्मार्ट सिटी मजाक है, हम तो इतना कह सकते हैं। सर, अगर जिस तरह से सन 2027 के इलेक्शन अब बिल्कुल करीब है और आपकी दावेदारी स्वीकार की जाती है, तो क्या आप खुद से और भी कुछ कहना चाहेंगे या करना चाहेंगे जनता के प्रति? देखिए, ये विधानसभा में जो है कहीं ना कहीं जनता
चुनाव का इंतजार कर रही है जी। और परिवर्तन का जनता ने मन बना लिया है। देहरादून में अगर कोई विधानसभा भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली होगी जो हारेगी तो वो धर्मपुर विधानसभा होगी। सबसे पहले धर्मपुर विधानसभा में जैसे ही आप देखोगे कि सुबह 9 बजे धर्मपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और विनोद चमोली जी जो अहंकार में डूबे हुए मदमस्त जो विधायक हैं यहाँ के, जो कहते हैं अभी जनता को 10 साल मुझे और झेलना पड़ेगा। रिया कुमारी थापा के घर पे शोक व्यक्त करने नहीं गए विधायक जी। अगर तुम्हारे जी शहर की, तुम्हारी ही विधानसभा की 23 साल की बेटी, अगर मैं कहता हूँ भले ही उसने नीट पेपर से पेपर लीक किया होता और पेपर लीक की वजह से आत्महत्या की हो, और भले ही तुम्हारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो, लेकिन तुम कम से कम शोक व्यक्त करने तो उसके घर जा सकते हो ना, कि भाई आपके ही एक कारगिल वॉर हीरो की बेटी आपकी विधानसभा के अंदर रहने वाली। तो ये उनका अहंकार दिखाती है और उनका अहंकार टूटने वाला है इस विधानसभा के अंदर। आप देखिएगा कि युवा लोग जो हैं बदलाव करेंगे, मातृशक्ति बदलाव करेगी, इस विधानसभा के प्रबुद्ध नागरिक बदलाव करेंगे और इस विधानसभा को कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। तो आप सारी जनता से किस तरह से अपील करेंगे कि आपको आगे लेकर आए देखिए, और आपको वोट दें? हम सिर्फ जनता से इतनी प्रार्थना करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी अगर विपक्ष की है तो थोड़ी प्रदेश की जनता की भी है। और लोकतंत्र का असली में अर्थ यही है कि जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहा है, आपके हित के काम कर रहा है, आप उसको दोबारा जिताइए, हम आपका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप जो है उसको वोट की ताकत से दंडित भी कीजिए, ताकि लोकतंत्र का भय नेताओं के मन में भी बना रहे। तो हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र बचाइए। जो भी आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, उनको वोट की ताकत से दंडित कीजिए। किसी से कोई बहस मत कीजिए। चुनाव वाले दिन सीधा जाके बटन दबाइए और अपने मताधिकार के माध्यम से लोकतंत्र बचाइए। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा अभी अभी हमारे साथ श्री बेबो वालिया जी हमारे साथ मौजूद है और अभी आपने उनके विचार सुने। विचारों में अभी साफ उन्होंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी और बहुत जल्द बेबो वालिया जी आगे आएंगे और कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। अपील करना चाहूंगी कि सर को जो दावेदारी की है सर ने, वो दावेदारी स्वीकार की जाए और उनको टिकट दे के धर्मपुर क्षेत्र की, धर्मपुर विधानसभा की अनुमति दी जाए। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली न्यूज में कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। चलते रहिए चक्रम टाइम न्यूज मायरा और अजय भाई के साथ। धन्यवाद।